अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है एक फ्रांस में किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में। हमें ये बहुत कुछ एजुकेट करेगा एक्सपेरिमेंट। ये जो तजर्बा है जो इंसानों पे किया गया है, जिसकी जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स हैं वो 23 जून के न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया हुई हैं। और यही जो फाइंडिंग्स है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ फ़ायदा देगी। ये जो फ्रेंच नेशनल अथॉरिटी फॉर हेल्थ एक उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये जो तजर्बा किया 101 लोगों पे, और उसकी एक ख़ास वजह थी, बल्कि दो वजूहात थी। पहली वजह ये थी कि उन्होंने देखा कि उनके वो लोग जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसी को गुर्दा किसी दूसरे शख्स से उसने लगवाया हुआ है क्योंकि उसका अपना गुर्दा ख़राब है, किसी को जिगर का ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी को पेंक्रियाज का हुआ है, या और भी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसको आम ज़ुबान में हम कहते हैं सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब इन लोगों को रिजेक्शन ना हो जाए, इन लोगों को इनका जो जिस्म है किसी दूसरे शख्स से मिलने वाला ये जो ऑर्गन है इसको रिजेक्ट ना कर दे, तो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसको हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव। वो इम्यूनोसप्रेसिव क्या करती हैं कि उन तमाम अफराद जिनको ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है तो उनकी इम्यूनिटी को दबा देती हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे उस ऑर्गन के ख़िलाफ़। अब इसकी वजह से फ्रांसीसियों को पता चला कि दो प्रॉब्लम बन रहे हैं इन लोगों में, कि जब कब कोविड होता है तो वो इनके लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी दबी हुई होती है। कोरोना इनको, जो हम आम ज़ुबान में कहते हैं, लिटरली उड़ा के रख देता है। क्योंकि उन्होंने फिर एक और चीज़ नोट की कि जब उन्होंने इन लोगों को वैक्सीन लगाई 2 डोजेज़, जैसे कि दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन में से एक फाइज़र की वैक्सीन है जिसका जो टेक्निकल नाम है वो BNT162b2 है, और फाइज़र बायोनटेक भी इसे कहते हैं इस पूरी वैक्सीन को। तो ये जो वैक्सीन जब लगाई गई तो देखा गया कि ना सिर्फ ये कि इन लोगों में वीक इम्यून रिस्पांस आया, यानी इनका जो कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम था उसने बड़ा कमज़ोर किस्म की लिफ्ट करवाई, कमज़ोर किस्म का जवाब दिया इस वैक्सीन को। कैसे पता चला? उनकी एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जी चेक करके फ्रांसीसियों को पता चला। 2 डोज़ के बाद मैं बात कर रहा हूँ। ना सिर्फ ये, बल्कि उनको ये भी पता चला कि 2 डोजेस के बाद फिर जिन लोगों को कोरोना हुआ, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट थे, उनको 2 वैक्सीन की डोजेस लग चुकी थी फाइज़र की, उनको जब कोरोना हुआ तो वो बहुत सख्त किस्म का कोरोना था क्योंकि जाहिर है कि इनके अंदर जो इम्यून रिस्पांस था वो बहुत बेहतर नहीं था। तो इसकी वजह से जो फ्रांसीसी एक इदारा है, फ्रेंच नेशनल जो अथॉरिटी है फॉर हेल्थ, तो वो मजबूर हुई ये एक्सपेरिमेंट करने पे। 101 लोगों पे किया गया। इन 101 लोगों की जो एवरेज उम्र है वो 58 साल थी, और इनमें से 69% मर्द थे और 31% ख़वातीन थी। तो ये जो 101 लोग थे, इनमें से 78 वो लोग थे जिनको गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ था, 12 वो लोग थे जिनको जिगर ट्रांसप्लांट हुआ था, और 8 वो लोग थे जिनको लंग्स या हार्ट यानी फेफड़े या दिल उनको ट्रांसप्लांट हुआ था, और 3 वो थे जिनको पेंक्रियाज ट्रांसप्लांट हुआ था। और इन ट्रांसप्लांटेशन के बाद ये जो दवाइयों पे थे उनमें से 87% के करीब जो लोग थे वो ले रहे थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसको हम स्टीरॉयड कहते हैं, जो इम्यूनिटी दबाती है। और इनमें से 79% जो है वो ले रहे थे जिसको हम कहते हैं कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर। इनमें से 63% ले रहे थे माइकोफिनोलिक एसिड। इनमें से जो 30% हैं वो ले रहे थे जिसे कहते हैं मेमिलियन टारगेट फॉर रेपामाइसिन इनहिबिटर्स। और इसी तरह से जो आखिरी कैटेगरी थी वो 20%, 12 से लेकर 20% तक वो लोग थे जो कि दवाई ले रहे थे जिसे बेलाटेसेप्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के उस आर्टिकल में जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दवाइयाँ इन लोगों को इसलिए दी जा रही थी ताकि इनका अपना मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो रिएक्ट ना करे उस ऑर्गन के ख़िलाफ़ जो बाहर से इन लोगों में लगाया गया है। इन 101 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। इन 101 में से सिर्फ 40% वो लोग थे जिनकी का जो इम्यून सिस्टम था उसने कुछ एंटीबॉडीज़ बनाई हुई थी। मिसाल के तौर पे इनमें से पहली डोज से पहले 101 में किसी में भी एंटीबॉडीज़ नहीं थी, पहली डोज से पहले। लेकिन पहली डोज के बाद, जो कि पहली और दूसरी डोज के दरमियान जो गैप था वो था 1 महीने का,
तो दूसरी डोज से पहले यानी पहली डोज लगने के बाद 4% वो लोग थे, 101 में से 4 वो लोग थे जिनमें एंटीबॉडीज बनी हुई थी। और सेकेंड डोज के 1 महीने के बाद फिर 40% यानी 101 में से 40 वो लोग थे जिनमें एंटीबॉडीज बनी हुई थी। और यहां से उन्होंने उस तजर्बे का जब आगाज किया कि दूसरी डोज के 3 महीने के बाद फाइजर की तीसरी डोज दी गई। फाइजर की वैक्सीन का नाम क्या है? BNT162b2। तो ये जो तीसरी डोज दी गई, फिर इसके 1 महीने के बाद जब एंटीबॉडीज चेक की गई तो वो 68% लोगों में पॉजिटिव थी, यानी 101 में से 68%, यानी 40 लोगों में पहले ही बनी हुई थी सेकेंड डोज के बाद एंटीबॉडीज, और जो 59 वो लोग थे, 59 लोग जो थे जिनमें नहीं बनी हुई थी, उनमें से 26 के अंदर मजीद एंटीबॉडीज बनी। लेकिन जिन 40 में पहले से बनी हुई थी तो उनमें बहुत ज़्यादा फिर इजाफा भी हुआ तीसरी डोज के बाद। मिसाल के तौर पे अगर तीसरी डोज से पहले और दूसरी डोज के बाद उनमें 36 यानी लेवल था एंटीबॉडीज का, तो तीसरी डोज के 1 महीने के बाद, और तीसरी डोज कब दी गई है? दूसरी डोज के 2 महीने के बाद। तीसरी डोज के 1 महीने के बाद इनके अंदर वो एंटीबॉडी का लेवल जो 36 था वो बढ़ गया 2676, यानी उसके डिजिट इजाफा हो गया। तो ये बड़ी हैरानकुन फाइंडिंग्स है। और ख़ास तौर पे फिर एक सवाल पैदा हुआ कि जो बाकी बचे हैं, यानी 59 में से 26 लोगों में तो एंटीबॉडीज़ आ गई, 40 में पहली थी, तो जो बाकी बचे फिर उनको क्या किया जाए? उसके लिए इन्होंने तजवीज़ किया एक बैरियर मेथड, जो मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन जब ये 23 जून को ये स्टडीज़ शाया हुई हैं तो उस वक़्त तक इस पूरे 101 के ग्रुप में जिनको 3 डोजेज़ फाइज़र की लग चुकी हैं, उनमें से किसी एक को भी कोरोना की इन्फेक्शन नहीं हुई थी। लेकिन जिनको नहीं बनी एंटीबॉडीज़, बावजूद इसके कि उनको तीसरी डोज लग गई थी, तो उसके लिए उन्होंने तजवीज़ किया है बैरियर मेथड। दोस्तों, बैरियर मेथड क्या है? बैरियर मेथड ये है कि वो लोग जिनमें तीसरी डोज के बावजूद एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, कि और अक्सर इनमें से कौन से वो लोग थे? ज़्यादा बूढ़े लोग थे जिनमें इम्यूनोसप्रेशन बहुत ज़्यादा था, जिनके किडनी जो है वो भी मुतासर थे। तो उनके लिए तजवीज़ किया गया कि उनके घर वाले या उनके इर्द गिर्द के अफराद जो हैं वो वैक्सीन लगवा लें, जो मैं अक्सर आप दोस्तों से बात करता हूँ, ताकि एक बैरियर बन जाए वायरस के दरमियान और इन लोगों के दरमियान। तो दोस्तों, ये स्टडी काफ़ी हद तक 2-3 चीज़ें हमें बताती है कि वो लोग जिनमें अगर 2 डोजेज़ के बाद रिस्पांस नहीं आता तो तीसरी के बाद चांसेस होते हैं कि उनमें रिस्पांस आने के। और फिर वही बात जिसका मैं बार बार क्रेडिट भी लेने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को जिक्र भी करता हूँ, और इस स्टडीज़ में मौजूद भी है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, कि जब उन्होंने ये जांचना चाहा कि उनकी वैक्सीन ने काम किया या नहीं किया, और जब नहीं किया था तो तीसरी डोज के बाद फिर कैसे पता चला कि वो वैक्सीन ने काम किया है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन, यानी एंटीबॉडी IgG स्पाइक प्रोटीन के ख़िलाफ़ उन्होंने मालूम की, तो इस वजह से उनको ये पता चला। और यही वो चीज़ है जिसका मैं अक्सर अगरचे जिक्र करता रहता हूँ, लेकिन अब ज़रा कम करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ पे मेरे लिए कोई इशू बने। लेकिन पॉइंट ये जो मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता था वो बहुत अर्सा पहले मैं दे चुका हूँ कि आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपकी वैक्सीन इफ़ेक्टिव है या नहीं। इस स्टडी को समझने की कोशिश करें। इसमें कोई पॉइंट अगर आपको जहन में ना आए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करके डिस्कस कर सकते हैं। जब तक आपकी और मेरी डिस्कशन हेल्दी होगी तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। अभी कभी हुआ नहीं है, लेकिन कल किसी साहब ने मुझे मैसेज करके थोड़ा एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, तो मैंने उनको एक ही बात समझाई थी कि मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ अगर एक अच्छे तरीके से आप मुझसे डिस्कस करना चाहें। दोस्तों, ये थी थोड़ी अपडेट। कोशिश होगी मज़ीद कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।